नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मुकेश पांडे आपके मार्गदर्शन के हेतु आज पुनः उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। इस प्रकार आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित परीक्षार्थियों की एक ज्वलंत समस्या को देखेंगे। अक्सर मेरे पास प्रतियोगी परीक्षार्थियों के फ़ोन, मैसेज, ईमेल्स आदि आते हैं। मेरी ब्लॉग और वेबसाइट पर भी इस तरह के काफ़ी प्रश्न आते हैं कि जब पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करें। ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा अन्य परीक्षार्थियों की भी समस्या होती है कि एक समय किसी कारणवश जो है उनका पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो ऐसी समस्या जब आए तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अगर देखें कि पढ़ने में मन ना लगने का कारण क्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी समस्या का कारण ढूंढ लेते हैं तो हमें उसका समाधान ढूंढने में बड़ी आसानी होती है। और जैसा कि ये तरीका जो है पढ़ाई के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो क्यों समझ में नहीं आ रही है, या हमारे समझने के तरीके में कहाँ खामी है, क्या समस्या है। ऐसी चीज़ें अगर हम पता कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर परीक्षार्थियों में सबसे बड़ी समस्या होती है कि उन्हें कारण ही नहीं पता होता है, और जब किसी चीज़ का कारण पता ना हो तो उस चीज़ के समाधान को पाना थोड़ा सा कठिन हो या मुश्किल होता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता, इसका हम सबसे पहले कारणों का विश्लेषण करें। तो कुछ महत्वपूर्ण कारण, जैसा कि मैं अपने अनुभव से बता सकता हूँ कि पहला कारण है उचित माहौल का ना होना। देखिए, पढ़ाई के लिए माहौल बहुत आवश्यक है। हो सकता है कि आप जहाँ रह रहे हों वहाँ इतना शोरगुल हो, या व्यक्ति आप जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपकी पढ़ाई को उतना सीरियसली नहीं ले पा रहे हों, जिस कारण जो है आपके पढ़ाई में व्यवधान आ रहा। तो हमें सबसे पहले माहौल देखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि परीक्षार्थी सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी में एक समस्या ये आती है कि हम जितना पढ़ते हैं वो हमारे हिसाब से बहुत होता है। अगर हमने दिन में 2 या 4 घंटे पढ़ लिए तो हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है और सफलता तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जबकि वहीं हम परीक्षार्थियों के समूह के साथ पढ़ाई करें, या फिर ऐसे जगह पर निवास रखें कि हमारी परीक्षा से संबंधित लोग वहाँ रह रहे हों, और जब हम उनसे डिस्कशन या चर्चा करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारी पढ़ाई का स्तर क्या है उनकी तुलना में। तो उसका एक अलग माहौल बनता है कि हम दूसरे को देखकर स्वप्रेरित होते हैं कि नहीं नहीं, और सामने वाले ने हमसे ज़्यादा मेहनत की, हमसे ज़्यादा पढ़ाई की है। तो ये एक माहौल बनता है। तो माहौल बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैं अपना ही उदाहरण दूं कि मैंने सिविल सेवा की तैयारी इलाहाबाद और पटना में बिहार पीएससी के लिए तैयारी की थी, लेकिन किसी कारणवश पारिवारिक कारणों से मुझे वापस सागर मध्य प्रदेश लौटना पड़ा, और वहाँ पर उस समय प्रतियोगी परीक्षाओं का कोई माहौल नहीं था। तो उस माहौल के बनाने के लिए मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पढ़ाना चालू किया। पढ़ाने से 2 फायदे हुए कि एक तो अपने खुद के खर्चे निकाले मैंने, इनके लिए घर वालों पर निर्भर नहीं रहा, और दूसरा फ़ायदा ये हुआ कि एक माहौल बना। क्योंकि हम भले हो सकता है कि जितना पढ़ रहे हैं उतना अपने आप को पर्याप्त मान रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो वो चीज़ें हमें मजबूरन पढ़नी ही पड़ेंगी। कई बार कई चीज़ें, जिन चीज़ों में हमारा मन नहीं लगता, हम नहीं पढ़ते। तो ऐसी जगहों पर अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें सभी टॉपिक पढ़ाना है, तो हमें जो नहीं भी पढ़ने की इच्छा होती है उनको भी पढ़ना पड़ता है।
तो अपने आप एक माहौल क्रिएट होता है। तो पहली समस्या माहौल हम पहचानें। अगर हमारे आसपास का माहौल सही नहीं है तो कोशिश करें कि हम उस माहौल को निर्मित करें। जैसे कई लोग घर में पढ़ाई करते हैं और घर में अधिक लोगों के होने के कारण पढ़ाई सही से नहीं हो सकती, तो हो सकता है आप एक अलग से किराए से कमरा ले लीजिए जहाँ शांतिपूर्ण माहौल हो और वहाँ अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो पढ़ाई में मन ना लगने का पहला कारण उचित माहौल का नहीं होना, इसका समाधान हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे कारण का देखें, समय। तो कई बार क्या होता है, माहौल समय अनुकूल भी होता है कि कई बार हम दिन में पढ़ने बैठे और उस समय दिन में शोरगुल होता है, तो उस समय को हम दूसरे कामों में लगा सकते हैं या अन्य तरीकों से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लिए एक उचित समय। जैसे जब मैं तैयारी करता था तो मैं अक्सर रात में पढ़ता था, जबकि पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त यानी अर्ली मॉर्निंग, सुबह का समय माना जाता है कि इस समय हम जो भी पढ़ते हैं सब फ्रेश माइंड होने के कारण जो है सब समझ में आता है और याद भी होता है। और जबकि मेरे साथ ये था कि सुबह जैसे हम 4 बजे उठ गए, 4 बजे उठने के बाद जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे घर के लोग फिर उठना चालू करते हैं और फिर पढ़ाई में व्यवधान चालू हो जाता है। तो मुश्किल से सुबह उठने के बाद हमारे पास 2-3 घंटे ही होते थे, जबकि रात में अगर हम पढ़ना चालू करते हैं तो जैसे जैसे रात बीतती जाती है हमारे व्यवधान कम होते जाते हैं और हम पढ़ने में अगर मन लग रहा है तो हमारे पास पर्याप्त समय होता है कि हम चाहे जितना समय ले सकते हैं। 2 घंटे मन लगा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे तक जो है हम रात में पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि इससे हमारी बायोलॉजिकल टाइमिंग गड़बड़ होती है, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। तो रात का समय जो है पढ़ाई के लिए मेरे हिसाब से, भाई हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है, अपना एक समय के अनुसार ढलने का तरीका होता है। तो हो सकता है कि रात में पढ़ना सब सक्षम ना हो, लेकिन मैं अपना अनुभव बताऊं तो रात का समय यह है कि हम जितने ज़्यादा देर पढ़ेंगे उतना हम व्यवधान रहित पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे। और यदि आप कोई अन्य कार्य नहीं करते हैं दिन के समय, तो दिन के समय हम अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। तो उचित समय ना होना भी पढ़ाई में मन लगने का न कारण। कई लोग शाम को पढ़ते हैं और शाम का समय सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि या तो बहुत सुबह उठ के पढ़ें या रात में पढ़ें मेरी तरह। फिर तीसरा कारण है सही मार्गदर्शन करना मिलना। सेल्फ स्टडी वाले लोग समझते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं सही पढ़ रहे हैं, जबकि मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। मेहनत हमें ही करना है, पढ़ाई हमें ही करना है, तो फिर मार्गदर्शन की ज़रूरत क्या है आपके अनुसार? तो मार्गदर्शन, जैसे इस शब्द को ही अगर हम इस पर विचार करें, मार्गदर्शन यानी रास्ता दिखाना। तो जैसे हमें किसी जगह जाना है तो चलकर हमें ही जाना होगा, हमारी जगह कोई दूसरा नहीं जाएगा। लेकिन उस जगह का रास्ता अगर हमें कोई बता दे तो हमें उस जगह में पहुंचने में आसानी होगी, हम जल्दी पहुंचेंगे। तो इसी तरह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये मार्गदर्शन आप कोचिंग संस्थानों से भी ले सकते हैं, कोई शिक्षक से ले सकते हैं, पुराने चयनित परीक्षार्थी से ले सकते हैं या अनुभवी व्यक्ति से ले सकते हैं कि किसी चीज़ को कैसे पढ़ना। इसका मैं उदाहरण अपने जीवन से एक देना चाहूँगा। इतिहास एक सामान्यतः लोग बोरिंग विषय मानते हैं, जबकि मैं खुद साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इतिहास मेरे लिए भी प्रारंभ में बोरिंग सब्जेक्ट था। लेकिन बाद में जब मैंने
कुछ अच्छे तरीकों से उसे पढ़ना चालू किया तो उसकी स्पेलिंग भी अपने आप को डिफाइन कर रही थी, HI हाई स्टोरी। तो इतिहास में क्या है, कहानियाँ तो है। तो इतिहास को अगर हम कहानियों के तौर पे पढ़ें तो वो हमें बड़ी आसान लगती है। अच्छा, मैंने एक तरीका और डेवलप इतिहास पढ़ने के लिए किया था, क्योंकि इतिहास में जो कहानियाँ होती हैं सिर्फ राजाओं की नहीं होती हैं, साम्राज्यों के साथ साथ स्थानों की भी होती है, क्योंकि कोई भी शासक कहीं ना कहीं का शासक ही होता है। तो इतिहास को अगर हम मैथ के माध्यम से पढ़ें तो वो इतिहास हमें बड़ा रोचक लगता है। और मैंने जब कोचिंग पढ़ाई भी है तब भी अपने विद्यार्थियों को इतिहास मैप के माध्यम से पढ़ाया है। तो उसमें क्या होता है कि देखिए, जैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि हमारे दिमाग की क्षमता जो है 3 तरीके से ग्रहण करती है किसी भी बात को, देखकर, सुनकर और पढ़कर। सबसे ज़्यादा हमारा दिमाग किसी भी चीज़ को देखकर ग्रहण करता है, याद रखता है। जो चीज़ हम अगर देखते हैं तो हम ज़्यादा समय तक उसे याद रखते हैं। दूसरे नंबर पर सुनकर याद रखते हैं और तीसरे नंबर पर पढ़कर याद रखते हैं। और अक्सर परीक्षार्थी यही गलती करते हैं कि सबसे कम वाली चीज़ को सबसे ज़्यादा समय देते हैं, यानी पढ़ते ज़्यादा हैं, फिर उसके बाद सुनते कम हैं, फिर सबसे कम देखते हैं। तो किसी भी चीज़ को अगर हम देखते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग पर ज़्यादा समय तक बनी रहती है। उदाहरण के तौर पे हम अगर किसी व्यक्ति से सालों पहले मिले और दोबारा वो व्यक्ति हमें मिले तो हम उसका चेहरा तो याद रखते हैं, भले ही नाम भूल जाए। तो चेहरा क्यों याद रखते हैं? कि चेहरा हमने देखा है, नाम हमने सुना है ना। तो इसलिए कोशिश करें कि जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं उनको पिक्चराइज करें। जैसे हम कोई फिल्म देख कर आते हैं तो वो फिल्म की स्टोरी हमें लंबे समय तक याद रखती है, और उसी दौरान जैसे हम 2.5-3 घंटे की फिल्म देखें और 2.5-3 घंटे कोई किताब पढ़ें तो किताब पढ़ने की तुलना में हमें देखी हुई फिल्म ज़्यादा समय तक याद रहती है। तो इसी तरह हम अपनी पाठ्य सामग्री को जो है पिक्चराइज करें। अब पिक्चराइज कैसे करें? तो कई तरीके हैं। हम मैप के माध्यम से उसे पिक्चराइज कर सकते हैं, उनके ग्राफ बना सकते हैं और उनकी टेबल्स बना सकते हैं। तो चीज़ें जब हम पिक्चराइज करेंगे तो वो हमें ज़्यादा याद रहेंगी। अगला, पढ़ाई में मन ना लगने का कारण सामग्री। तो कई बार हमारे पास पढ़ाई की उचित सामग्री नहीं होती है, उस कारण हमारा मन उस हिसाब पे नहीं लग पाता। जैसे सामान्यतः जो पाठ्यक्रम की किताबें होती हैं उसमें भी सही किताबें होना ज़रूरी है। कई बार जो है लोग बड़े नाम सुनकर लेखकों की किताबें खरीद लेते हैं और उसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, तो लेकिन उनकी भाषा बहुत कठिन होती है, सहज और बोधगम्य नहीं होने के कारण किताबें तो बहुत अच्छी होती हैं पर हमारा स्तर उस लेवल पे नहीं हो पाता है। जैसे अगर हम संविधान पढ़ना चाहें तो अक्सर लोग नाम लेते हैं कि DD बसु का भारतीय संविधान बहुत अच्छी पुस्तक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पुस्तक बहुत अच्छी नहीं है, पर जब शुरुआती स्तर के जो प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके लिए उसकी भाषा बहुत कठिन होती है, जबकि वह विधि विशेषज्ञों के लिए बहुत अच्छी मानक पुस्तक मानी जाती है। उसकी तुलना में अगर हम देखें कि सुभाष कश्यप का हमारा संविधान अगर, तो एक सहज सरल बोधगम्य भाषा में लिखी है। विषय वस्तु दोनों पुस्तकों की वही है, फर्क भाषा शैली का है। जहाँ एक तरफ DD बसु जो है विधि के शब्दों का, बड़े बड़े भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं जो है सुभाष कश्यप जी सामान्य सहज सरल शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए बहुत आसान है। तो सामग्री का चयन भी बहुत कुछ निर्भर करता है। सिर्फ हम किसी के बताए अनुसार किसी किताब को लेकर पढ़ना चालू कर दें, इससे ज़रूरी नहीं कि वो किताब उनके लिए अच्छी थी तो हमारे लिए भी अच्छी होगी। हम अपना स्तर देखें कि हमें किस तरीके की किताबें समझ में आती हैं, क्या भाषा शैली समझ में आती है,
तो सामग्री का होना भी बहुत अच्छा है। कई बार यूपीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए लोग बताते हैं कि अंग्रेजी माध्यम में बहुत अच्छी सामग्री मिलती है, अपडेटेड सामग्री होती है, और हिंदी में तो उनके अनुवाद बहुत बाद में आते हैं, इसलिए इंग्लिश से पढ़ें। अब हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और इंग्लिश किताबें पढ़ना चालू करें तो इसमें समझ में भी कम आएगी और समय भी व्यर्थ जाएगा। तो कोशिश करें, अगर हम हिंदी माध्यम की हैं तो हिंदी माध्यम की किताबों का प्रयोग करें। तो ये एक कारण ये भी है। अगला कारण एकाग्रता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आजकल संचार क्रांति का युग है। संचार के इतने साधन आ गए हैं, मोबाइल आ गया है, सस्ता इंटरनेट मिल गया है, और लोगों को व्यवधान बहुत होते हैं, तो एकाग्रता की कमी होती है। तो एकाग्रता की कमी का एक कारण ये होता है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ निश्चयी नहीं है या पूरी तरह से समर्पित नहीं है। अब दृढ़ निश्चय और समर्पण का उदाहरण, सबसे अच्छा उदाहरण है द्रौपदी का स्वयंवर। जैसे कि आप सभी को पता है कि द्रौपदी के स्वयंवर में घूमती हुई मछली की आंख में निशाना लगाना था, और निशाने लगाने वाले को द्रौपदी से विवाह करना था। एक से एक धुरंधर आए, लेकिन वो निशाना नहीं लगा पाए क्योंकि वो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं थे। अब लक्ष्य के प्रति समर्पण, तो अर्जुन की एक कहानी है कि जब आचार्य द्रोण अर्जुन को पढ़ा रहे थे, सिखा रहे थे, विद्याध्ययन करा रहे थे, उस समय आप सभी ने कहानी सुनी होगी कि पेड़ पर एक नकली चिड़िया बिठाई गई और सभी धनुर्धरों से बारी बारी पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है। तो किसी को पेड़ दिख रहा था, किसी को पत्तियां दिख रही थी, किसी को पेड़ की डालियां दिख रही थी, किसी को पूरी चिड़िया दिख रही थी। सिर्फ अर्जुन ही एकमात्र थे जिन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और गुरु ने उन्हें सरसंधान करने का आदेश दिया और अर्जुन ने सफलतापूर्वक उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाया। तो उस लक्ष्य पर पूरी तरह एकाग्र होने का तरीका यही होता है कि उस समय हम जो है सिर्फ अपने लक्ष्य को ही देखें, उसके अलावा कुछ ना देखें। अक्सर लोग कहते हैं कि सर हमारे दोस्त यार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तमाम तरह के कार्य होते हैं, और उन कारणों में फंसे होने के कारण हम पूरी तरह पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरा उनसे कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी एक तपस्या है, और हम जो है उस तपस्या के दौरान सब भूल जाए, रिश्तेदार, नातेदार, परिवार, दोस्त, यार, इन सबको भूल के सिर्फ अपने लक्ष्य पर एकाग्र हों, क्योंकि ये सभी परिवार, रिश्तेदार, दोस्त तो हमें सफलता के बाद भी मिलेंगे। क्योंकि एक कहावत है कि असफलता अनाथ होती है और सफलता के 100 बाप होते हैं। यदि आप सफल हैं तो आपके दूर के रिश्तेदार भी आपसे नज़दीकियां बढ़ाएंगे। ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते पहचानते हैं वो भी आपसे परिचय बढ़ाएंगे। तो ये सिर्फ आपकी सफलता तय करेगी। तो जब सफलता ही जीवन में हमारा स्थान निर्धारित कर रही है तो हम सफलता के लिए सफलव्रत क्यों नहीं हों? लोग कहते हैं कि अब जिन दोस्तों के साथ बचपन से पढ़े उन्हें एकदम से मना नहीं कर पाते हैं, उनके साथ घूमने निकल जाते हैं, पार्टी करने चले जाते हैं, पिकनिक मनाने चले जाते हैं, हम उन्हें कैसे मना करें? इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं बताता हूँ कि जब भी आप अपने दोस्त यारों या रिश्तेदारों से मिलें, उनसे पढ़ाई की चर्चा करें, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं उसकी चर्चा करने में, और कुछ तरह थोड़ी सी कठिन विषयों की करें जो आपके अनुसार उनको उसकी जानकारी ना हो। तो उससे 2 फायदे होंगे। यदि वो उससे जुड़े हैं तो वो चर्चा करेंगे,
हो सकता है उससे कुछ नए तथ्य उन्हें अगर पता हो तो आपको पता चलेंगे। और अगर नहीं पता, अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उनको उसकी जानकारी नहीं पता है, तो धीरे धीरे वो आपसे अपने आप दूर होने लगेंगे। यार उसके पास जाने पर वो फिर पढ़ाई की बात चालू कर देता है, इससे अच्छा उससे दूर ही रहो। तो अब आपको उनको मना करने की ज़रूरत नहीं है, अगली बार से वो आपको देखते ही किनारे होने लगेंगे। तो आपकी तैयारी बिना व्यवधान के चालू हो सकती है अच्छा तरीका आजमा के जरूर देखिए, मुझे तो इससे फ़ायदा हुआ था। तो इस तरह से हम अपने लक्ष्य पर एकाग्र हो सकेंगे, तरीके जो है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, आज जो पढ़ाई में व्यवधान का कारण सबसे बड़ा है इंटरनेट। इंटरनेट पे कई बार यूट्यूब पे बहुत अच्छे चैनल्स हैं, जैसा मैं भी आपको यूट्यूब पे ही बता रहा हूँ, तो उन पर एडवर्टाइज भी आती हैं, तो उसमें कई तरह के व्यवधान होते हैं। तो कोशिश करें कि इंटरनेट अगर के सहारे आप तैयारी कर रहे हैं तो यूट्यूब प्रीमियम लीजिए, उसमें कुछ पैसे ज़रूर लगेंगे पर उस पर विज्ञापन नहीं आते हैं, तो डिस्टर्बेंस नहीं होता। आप जो वीडियो देख रहे हैं जिस चीज़ से संबंधित है वही आएगा। या फिर जो है कोशिश करें कि इंटरनेट सिर्फ उसका एक टाइम फिक्स कर लें कि इतने समय से ज़्यादा हमें उसका उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इंटरनेट पर आज अच्छी सामग्रियाँ कम हैं, बेकार सामग्रियाँ अधिक हैं। और कहीं ना कहीं हम जब इंटरनेट का देखते हैं तो हमारी पढ़ाई के लिए व्यवधान है। भाई हम कह रहे हैं कि आप 1 साल का समय ले लीजिए और 1 साल पूरी तरह से अपनी परीक्षा के लिए समर्पित हो जाइए। उस समय अगर इन सब चीज़ों से दूर रहें तो शायद जीवन में कोई अनर्थ नहीं आ जाएगा, लेकिन जब आपको सफलता मिलेगी तो ये 1 साल कहीं नहीं लगेगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और मैं चाहूँगा कि अगर आपके भी प्रश्न हैं, कोई सलाह या सुझाव है, तो कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में हम उन पर चर्चा कर सकें, उनका समाधान खोज सकें। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से लोगों के प्रश्न सलाह सुझाव आएंगे तो हम उस पर चर्चा कर सकेंगे, वो जो कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।